नमस्कार, मैं रवि तलवार स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन क्रैकर्स में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें। दोस्तों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने अध्ययन किया था मुख गुहा में रासायनिक पाचन का और मुख गुहा में यांत्रिक पाचन का। तो मुख गुहा में पाचन के बाद भोजन प्रवेश करता है हमारी ग्रास नली में और ग्रास नली के बाद आमाशय में। तो आज की वीडियो में हम ग्रास नली और आमाशय ये दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक है हमारा पहला ग्रास नली। ग्रास नली को इंग्लिश में कहा जाता है ओइसोफेगस। और यदि हम बात करें ग्रास नली की लंबाई की तो ग्रास नली की लंबाई 10 इंच होती है। ग्रास नली की लंबाई होती है 10 इंच और ग्रास नली एक ग्रास नली कार्टिलेज की बनी हुई संरचना होती है। ग्रास नली कार्टिलेज की संरचना होती है। कार्टिलेज को हिंदी में कहा जाता है उपास्थि। कार्टिलेज को हिंदी में कहा जाता है उपास्थि। हमारे शरीर में एक तो पाई जाती है उपास्थियाँ और दूसरी पाई जाती है अस्थियाँ। तो जब उपास्थि के ऊपर कैल्शियम तथा ओसीन प्रोटीन का जमाव होना शुरू हो जाता है तो हमारी जो उपास्थि हैं वो धीरे धीरे कठोर होना शुरू हो जाती हैं और लगभग 24-25 वर्ष की उम्र तक हमारी जो उपास्थियाँ होती हैं पूर्ण रूप से अस्थियों में बदल जाती है तथा एक कठोर आवरण उनके ऊपर जम जाता है। तो ये सब बातें हम करेंगे स्केलेटन सिस्टम चैप्टर के अंतर्गत। फिलहाल मैं आपको यही ये बताना चाहता हूँ कि कार्टिलेज को हिंदी में कहा जाता है उपास्थि और उपास्थि में पाई जाती है संकुचन की क्षमता। उपास्थि में पाई जाती है संकुचन की क्षमता। संकुचन का अर्थ होता है फैलना और सिकुड़ना। संकुचन का अर्थ होता है फैलना और सिकुड़ना। तो कार्टिलेज में संकुचन की क्षमता पाई जाती है। यही कारण है कि जब हम कभी जल्दबाजी में मुख गुहा में ज़्यादा भोजन धारण करके और उसको निगल लेते हैं तो वो हमारी ग्रास नली में अटकता नहीं है, क्योंकि हमारी ग्रास नली की विशेषता होती है कि यदि हम कभी ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो फैल जाती है और यदि हम कम मात्रा में भोजन करते हैं या हल्का हल्का भोजन खाते हैं तो हमारी जो ग्रास नली है वो सिकुड़ जाती है। तो ये ग्रास नली की विशेषता होती है कि ग्रास नली में पाया जाता है संकुचन की क्षमता। यदि मैं बात करूं ग्रास नली की तो ग्रास नली अगर हम चित्र के माध्यम से जाने तो यहाँ पर मुख गुहा होती है और यहाँ पर ये आमाशय है। तो मुख गुहा से लेकर आमाशय तक की जो नाल होती है हमारे गले में पाई जाती है नाल, उसको कहा जाता है ग्रास नली। ग्रास नली की दीवारों में भोजन ऐसे टकराकर दोनों दीवारों से टकराकर आमाशय की ओर बढ़ता है और तथा इस गति को ही कहा जाता है क्रमाकुंचन गति। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारा और क्लियर हो गया है कि ग्रास नली में क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। ग्रास नली में क्रमाकुंचन गति पाई जाती है क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमने मुख गुहा में भोजन धारण किया और वो ग्रास नली से सीधा हमारे आमाशय में आ गया। आमाशय में आने के लिए भोजन को ग्रास नली की दीवारों से ऐसे जिगजैग मोशन में टकराकर आमाशय में जाना पड़ता है और इस गति को हम कहते हैं क्रमाकुंचन गति। क्योंकि ग्रास नली में कोई भी किसी भी प्रकार का एंजाइम स्रावित नहीं होता है और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भोजन के पाचन के लिए आवश्यक होता है एंजाइम और जल के बिना भोजन का पाचन नहीं हो सकता है। इसलिए ग्रास नली में हमारे भोजन का पाचन नहीं होता है। केवल ग्रास नली की दीवारों से श्लेष्म निकलता है जिसको म्यूकस भी कहते हैं। ग्रास नली की दीवारों से म्यूकस निकलता है और वो म्यूकस भोजन को हमारे पतला बना देता है या चिकना बना देता है और भोजन चिकना होने की वजह से ग्रास नली में सरक कर या हम कह सकते हैं जिगजैग मोशन में या क्रमाकुंचन गति की अवस्था में आकर नीचे हमारे आमाशय में पहुंच जाता है।
यदि हम ग्रास नली के बारे में और बात करें तो ग्रास नली की जो ऊपरी सिरा होता है, जो मुख गुहा समाप्त होने के बाद जो ग्रास नली जहाँ पर स्टार्ट होती है वहाँ पर पाया जाता है एक वाल्व जिसको कहा जाता है एपिग्लॉटिस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि ग्रास नली के ऊपर भाग में कौन सा वाल्व पाया जाता है, तो उस वाल्व का नाम है एपिग्लॉटिस। उस वाल्व का नाम है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो वाल्व है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एपिग्लॉटिस वाल्व है उसकी यह विशेषता होती है कि वह मुख गुहा से भोजन को ग्रास नली में तो प्रवेश करने देता है लेकिन उसको वापस नहीं जाने देता। तथा एक बात हमको और याद रखनी है कि जब हम भोजन करते हैं तो एपिग्लॉटिस वाल्व जो है वो हमारी नाक के छिद्र को बंद कर देता है, जिससे हमें भोजन करते समय भोजन निगलने में आसानी होती है और भोजन हमारी नाक के छिद्र में प्रवेश नहीं कर पाता है। लेकिन कुछ विषम परिस्थितियों में जब हमको वोमिटिंग आती है, हमको उल्टी आती है, तो ये एपिग्लॉटिस वाल्व खुल जाता है और बाहर इसके भोजन निकल जाता है। तो ये कुछ बातें थी हमारी ग्रास नली के बारे में। आइए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आमाशय। आमाशय को अंग्रेजी में कहा जाता है स्टमक। तो आइए यदि हम आमाशय की एक संरचना देखने का प्रयास करें तो आमाशय जो है वो इस प्रकार की संरचना होती है जिसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। आइए अध्ययन करते हैं हम आमाशय के बारे में। सबसे पहला जो ग्रास नली का निचला सिरा होता है उस पर एक वाल्व पाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि जहां से आमाशय शुरू होता है, जहां से आमाशय शुरू होता है वहां पर एक वाल्व पाया जाता है, एक वाल्व पाया जाता है जिसको कहा जाता है कार्डियक वाल्व। कार्डियक वाल्व की भी यह विशेषता होती है कि वह भोजन को ग्रास नली से आमाशय में तो प्रवेश करने देता है लेकिन उसको वापस नहीं जाने देता। यदि मैं बात करूं आमाशय की तो आमाशय को 3 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग का नाम है कार्डियक, पहले भाग का नाम है कार्डियक। दूसरे भाग का या मध्य भाग का नाम होता है फंडिक, मध्य भाग का नाम होता है फंडिक। और जो सबसे निचला भाग होता है आमाशय का उसको कहा जाता है पाइलोरिक, उसको कहा जाता है पाइलोरिक। तो आइए हम देखते हैं आमाशय में कि जो सबसे ऊपर वाला भाग है आमाशय का उसको कहा गया है कार्डियक, जैसा कि हमने नाम भी इसको दे दिया है। और जो मध्य वाला भाग होता है आमाशय का उसको कहा जाता है फंडिक, और सबसे जो नीचे वाला भाग होता है उसको कहा जाता है पाइलोरिक। और पाइलोरिक जो भाग होता है उसके सबसे निचली सिरे पर एक वाल्व और पाया जाता है जिसको कहा जाता है पाइलोरिक। तो आमाशय में पहला जो वाल्व था वो पाया जा रहा था कार्डियक वाल्व, और दूसरा जो सबसे पाइलोरिक भाग से लगा होता है उसको कहा जाता है पाइलोरिक वाल्व, उसको कहा जाता है पाइलोरिक वाल्व, पाइलोरिक वाल्व। इसको यदि हम याद रखने की बात करें तो कार्डियक जो भाग है उसके जो पास वाल्व पाया जाएगा उसको कार्डियक वाल्व कहेंगे, और जो पाइलोरिक भाग पर वाल्व पाया जाता है उसको पाइलोरिक वाल्व कहेंगे। इस वाल्व की भी विशेषता होती है कि यह आमाशय से भोजन को छोटी आंत, ये आप देख रहे हैं जो आप यू आकार की नली देख रहे हैं, यहाँ से छोटी आंत शुरू होती है, तो यह छोटी आंत के ऊपरी हिस्से पर पाया जाता है, और ये भी भोजन को छोटी आंत में तो प्रवेश करने देता है लेकिन उसको वापस आमाशय में नहीं जाने देता। तो ये थे हमारे आमाशय के भाग। अगर आगे बात करते हैं हम आमाशय के बारे में तो आमाशय में करोड़ों जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। आमाशय में करोड़ों जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, और जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस, जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस। यदि मैं बात करूं ग्रंथियों की तो ग्रंथियों का मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं कि हमारे शरीर की विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिनसे विशेष प्रकार के रसों का स्रावण होता है उसको हम ग्रंथियां कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रंथियों से एंजाइम्स का स्रावण होता है, और ग्रंथियों से ही हमारे हार्मोन्स का स्रावण होता है, और ग्रंथियों से ही रसों का स्रावण, जैसे जठर रस हुआ। तो ग्रंथियां हमारे शरीर में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। यदि हम बात करें
ग्रंथियों की, तो इसमें एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है ऑक्सिंटिक, जिसका नाम है ऑक्सिंटिक, ऑक्सिंटिक कोशिका हमारे आमाशय में जठर ग्रंथियों में पाई जाती है ऑक्सिंटिक कोशिका। और ऑक्सिंटिक कोशिका से एक अम्ल का स्रावण होता है जिसको कहा जाता है HCl। ऑक्सिंटिक कोशिका से HCl का स्रावण होता है, और HCl का यदि मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इसको कहा जाता है इसको कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल होता है। यदि मैं बात करूं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के pH मान की, तो इसका pH मान होता है 0.9 से 1.5। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मान होता है pH मान 0.9 से 1.5। यदि हम अम्ल के बारे में थोड़ी बात करें तो अम्ल जिसका pH मान 0 से लेकर 7 तक होता है वो अम्लीय होते हैं, तथा जिनका मान 7 से लेकर 14 तक होता है वे क्षारीय के अंतर्गत आते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसका pH मान है 0.9 से 1.5, और 0 से 3.5 तक के सभी अम्ल जिनका pH मान 0 से लेकर 3.5 है वो सभी प्रबल अम्लीय होते हैं, और 3.5 से 7 तक जो है वो हल्के अम्लीय होते हैं। तो हमने आपको बताया है कि HCl एक प्रबल अम्ल है। हमारा यह बताने का उद्देश्य यह है कि जो अम्ल प्रबल होता है, ये जो प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं वो ज़्यादा गलाने का कार्य करते हैं, इसीलिए HCl लोहे जैसी वस्तुओं को भी गला सकता है। यदि हम HCl में लोहे को डाल दें, यदि हम HCl में कंकड़ पत्थर को डाल दें तो वह इनको भी गलाने का कार्य करता है या इनको भी गला देता है। यही कारण है कि जब कभी हम भोजन के अंतर्गत कंकड़ पत्थर निगल लेते हैं तो वह हमारे शरीर को नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचाता है, क्योंकि हमारे आमाशय में पाया जाता है HCl, और HCl कार्य करता है गलाने का, तो HCl कंकड़ पत्थर को भी गला देता है। यदि मैं बात करूं आमाशय की, तो जब ग्रास नली से भोजन हमारे आमाशय में पहुंच जाता है, जब आमाशय में पहुंच जाता है तो आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे, हमारे आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रुकता है तथा वहाँ मथा जाता है, तथा वहाँ मिक्स किया जाता है। या उसमें हम कह सकते हैं कि उसमें कई प्रकार के जो हमारे आमाशय में एंजाइम स्रावित होते हैं उनको मिक्स किया जाता है या उनको मथा जाता है। तो आगे बात करते हैं यदि हम आमाशय की, तो आमाशय में 4 प्रकार के एंजाइम का स्रावण होता है। हमारे आमाशय में या हमारे स्टमक में 4 प्रकार के एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है, जिसमें पहला है पेप्सिन, दूसरा एंजाइम है रेनिन, तीसरा एंजाइम है म्यूसिन, और चौथा एंजाइम है गैस्ट्रिक लाइपेज। चौथे प्रकार का जो एंजाइम होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। तो आइए हम इनके बारे में चर्चा करते हैं कि किस एंजाइम से हमको क्या, हमारे आमाशय में किस एंजाइम के क्या कार्य है। हम बात करेंगे पेप्सिन की, तो पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। वो प्रोटीन को पचाने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसको कहा जाता है पेप्टोन। तो हम अगर इसे याद रखें तो पेप्सिन, प्रोटीन, पेप्टोन, तीनों ही नाम पी से या पै से हमारे शुरू हो रहे हैं। तो हम इसको याद रखेंगे। जो हमारे आमाशय में पाया जाता है पेप्सिन नामक एंजाइम, वो पाचन करता है प्रोटीन का, और प्रोटीन को पाचन करने के बाद तोड़ देता है पेप्टोन में। हमको याद है कि अमीनो अम्ल जब मिलते हैं तो निर्माण होता है प्रोटीन का।
जब हमारे अमीनो अम्ल, कई सारे अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो निर्माण होता है प्रोटीन का। तो हम देख सकते हैं कि प्रोटीन अभी टूटा है पेप्टोन में, और जब तक यह पेप्टोन नहीं बदल जाता है अमीनो अम्ल में, तब तक हम कह सकते हैं कि हमारे प्रोटीन का पूर्ण पाचन नहीं हुआ है। तो ये पेप्सिन के बारे में बात थी। बात करेंगे हम रेनिन के बारे में। तो हमने आपको बताया था पहले भी कि रेनिन जो है वो केसीन, रेनिन जो है दूध में पाए जाने वाले केसीन प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन नामक एंजाइम दूध में पाए जाने वाले केसीन प्रोटीन का पाचन करता है तथा उसको बदल देता है पैराकेसिनेट, पैराकेसिनेट में। पैराकेसिनेट में जो रेनिन नामक एंजाइम है वो केसीन प्रोटीन को बदलता है, पैराकेसिनेट। हमने आपको एक बात फिर बताई थी पहले भी, जब हमने आपको दूध से संबंधित कुछ प्रश्न हल कराए थे कि जो केसीन प्रोटीन है वो दूध में पाया जाता है तथा उसके पाचन के लिए आवश्यक है रेनिन नामक एंजाइम। और हमने आपको यह भी बताया था कि रेनिन नामक एंजाइम जो है बच्चों में अधिक स्रावित होता है, वयस्कों में स्रावित नहीं होता है। इसलिए जो केसीन प्रोटीन है या दूध में पाए जाने वाला केसीन प्रोटीन है उसका ज़्यादातर लाभ मिलता है बच्चों को, और वयस्कों को उसका लाभ ज़्यादा नहीं मिल पाता है। आगे हम बात करेंगे म्यूसिन की। तो म्यूसिन जो है हमारे HCl के, हमको HCl के हानिकारक प्रभाव से, HCl के हानिकारक प्रभाव से हमको बचाता है, हानिकारक प्रभाव से बचाता है। तो HCl जो म्यूसिन है वो HCl के हानिकारक प्रभाव से कैसे बचाता है उसके बारे में अभी थोड़ी हम बात करने प्रारंभ करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज जो है ये वसा का पाचन करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा का पाचन करता है और वसा को यह बदल देता है ग्लिसराइड में। वसा को बदल देता है यह ग्लिसराइड में, वसा को ग्लिसराइड में बदल देता है। तो आइए हम आमाशय से रिलेटेड या एंजाइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आते हैं उन पर भी थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। हमने पढ़ा था कि हमारी मुख गुहा में पाचन हुआ था कार्बोहाइड्रेट का। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है हमारी मुख गुहा से। और हम ये भी जानते हैं कि मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी का भी पाचन नहीं हुआ है। और यदि उसके बाद हम बात करें ग्रास नली की, तो ग्रास नली में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। हम देख सकते हैं कि जो प्रोटीन का पाचन है सबसे पहले शुरू हुआ आमाशय से। तो प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन शुरू होता है आमाशय से। यदि हम बात करें वसा का पाचन, तो वसा का पाचन भी प्रश्न पूछा जाता है कि वसा का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो वसा का पाचन भी हमारा शुरू हुआ आमाशय से, क्योंकि आमाशय में पाया गया है गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम जिसने जाकर वसा का पाचन किया है। तो प्रश्न बनता है कि आमाशय से किस चीज़ का पाचन शुरू होता है। तो आमाशय से एक तो हमारे प्रोटीन का पाचन शुरू होता है और एक हमारा वसा का पाचन शुरू होता है। यदि हम बात करें HCl की, हम बात कर रहे थे HCl की। HCl एक परबल अम्ल होता है। HCl एक परबल अम्ल होता है और HCl किसी को भी या धातु या लोहा कंकड़ पत्थर को भी गलाने का काम करता है। तो जब HCl किसी भी चीज को, या हम कह सकते हैं लोहे को गला सकता है, कंकड़ पत्थर को गला सकता है, तो क्या वह हमारे आमाशय की दीवार को गलाने का कार्य नहीं करेगा? बिल्कुल अवश्य करेगा। HCl हमारे आमाशय की दीवार को गलाने का कार्य बिल्कुल करेगा। उससे पहले हम आमाशय में एक रोग होता है पेप्टिक अल्सर। जब हम पेप्टिक अल्सर के बारे में बात करेंगे उससे पहले हम बात कर लेते हैं अपने भोजन के पाचन की। तो HCl भोजन को प्रश्न पूछा जाता भी है। HCl भोजन को सड़ने से बचाता है। HCl भोजन को सड़ने से बचाता है। HCl भोजन को सड़ने से बचाता है तथा भोजन के अंतर्गत निगल लिए कंकड़ पत्थर को भी यह गलाने का कार्य करता है। यदि मैं बात करूं भोजन की, तो यह भोजन के कणों को गला देता है। HCl
हमारे आमाशय में जो भोजन के कण होते हैं उनको गला देता है, जिससे भोजन के पाचन में आसानी होती है। आइए हम बात करते हैं यदि पेप्टिक अल्सर रोग की, तो HCl हमने आपको बताया था कि एक बहुत ही प्रबल अम्ल होता है तथा वह जब लोहे पत्थर को गला सकता है तो क्या यह हमारे आमाशय की दीवार को नहीं गलाएगा? हमारा जवाब था कि बिल्कुल गलाएगा। तो इसके लिए जो हमने एक एंजाइम पढ़ा था अभी, म्यूसिन, तो म्यूसिन का बताया हमने आपको कि यह HCl के हानिकारक प्रभाव से हमारे आमाशय की सुरक्षा करता है। होता क्या है, जो म्यूसिन नामक एंजाइम है वो हमारे आमाशय की दीवार पर एक परत के रूप में जमा हो जाता है। म्यूसिन हमारे आमाशय की दीवार पर एक परत के रूप में जमा हो जाता है तथा हमारे आमाशय में जो पाया जाता है HCl, उसके हानिकारक प्रभाव से हमको बचाता है। होता क्या है कि हमारे जो शरीर है उसमें पाई जाती हैं ऑटोबायोलॉजिकल वॉच। ऑटोबायोलॉजिकल जो क्लॉक हमारे शरीर में पाई जाती है वह क्या कार्य करती है, जैसे ही हम भोजन करने का हमारा समय होता है, मान लिया हम रोज की 12 बजे भोजन करना प्रारंभ करते हैं, तो जो हमारे शरीर में ऑटोबायोलॉजिकल क्लॉक पाई जाती हैं वो 15 मिनट पहले ही HCl का श्रावण करना शुरू कर देती हैं, ताकि भोजन को अच्छे से गलाया जा सके, हम कह सकते हैं भोजन का अच्छे से पाचन हो सके। तो जब हम भूख लगने पर भी भोजन नहीं करते हैं तो जो हमारे अंदर जो बायोलॉजिकल वॉच पाई जाती हैं वो HCl का श्रावण करना शुरू कर देती है अपने समय अनुसार। तो जैसे HCl का 15 मिनट पहले श्रावण शुरू हो जाता है और हम भोजन नहीं करते हैं तो HCl क्या करता है, जो हमारा आमाशय है उस पर जो म्यूसिन की परत होती है उसको गलाना शुरू कर देता है और उसको काटना शुरू कर देता है। उसके पश्चात भी यदि हम भोजन नहीं करते हैं तो यह म्यूसिन की परत को, यानी HCl जो है वो म्यूसिन की परत को धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गलाने का प्रयास करता है या गला देता है। और यही कारण है कि जब हम फिर भी भोजन नहीं करते और हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लग जाती है तो HCl म्यूसिन की परत को तब तक गला चुका होता है और म्यूसिन की परत को गलाने के पश्चात म्यूसिन की परत को गलाने के पश्चात HCl जो हमारे आमाशय की जो आप परत देख रहे हैं नीले कलर की, इसको भी गलाना शुरू कर देता है, इसको भी क्षति पहुंचाना शुरू कर देता है। और जैसे ही HCl हमारे आमाशय में पाए जाने वाली म्यूसिन की परत को काट देता है या गलाना शुरू कर देता है तो हमारे पेट में ऐंठन शुरू हो जाती है, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। दरअसल हमारे पेट में कोई चूहे नहीं होते हैं, वो जो HCl अम्ल है, प्रबल अम्ल है, वो हमारे आमाशय की परत को गलाना शुरू कर देता है और हमारे आमाशय की परत को गला देता है, तो जिससे हमको एक रोग हो जाता है और पेट में ऐंठन होना शुरू हो जाती है और उस रोग को हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। जब HCl अम्ल हमारे आमाशय की दीवार को गला देता है तो उस रोग को कहते हैं पेप्टिक अल्सर और इस रोग में हमारे पेट में ऐंठन होना शुरू हो जाती है। तो आज का लेक्चर के बारे में हमने अध्ययन किया ग्रास नली के बारे में और आमाशय के बारे में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। मैं आपसे वादा करता हूं कि आमाशय और ग्रास नली से आने वाले प्रश्न इससे कहीं बाहर नहीं जाएंगे और यदि कोई 1-2 प्रश्न बाहर से कहीं आमाशय से आ भी गया तो हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं, आप उस प्रश्न को कभी भी गलत नहीं कर पाओगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। कल के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे छोटी आंत के बारे में और बड़ी आंत के बारे में। हम बात करेंगे कि छोटी आंत में कौन कौन से रसों का स्रावण होता है और कौन से भाग में पाचन और अवशोषण होता है और किस प्रकार से छोटी आंत के अंतर्गत पाचन किया जाता है और बड़ी आंत का हमारे शरीर में क्या कार्य है। हम बात करेंगे कि छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहा गया है और बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहा गया है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।